नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग सेकेंड सेमिस्टर की जो दूसरी कविता है राजे ने अपनी रखवाली की, इसको पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पहली जो कविता है सखी वे मुझसे कह कर जाते उसको पढ़ा था। अगर आप लोगों ने पहली कविता को नहीं पढ़ा है तो उसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, उसको जरूर से देख लेंगे। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सेकेंड सेमिस्टर की दूसरी कविता राजे ने अपनी रखवाली की। यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की जो काव्य संग्रह है नए पत्ते, उसी से लिया गया है। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के जीवन परिचय को भी जानेंगे और साहित्यगत परिचय को भी जानेंगे, साहित्य में उनके योगदानों को जानेंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हिंदी साहित्य के छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक है। अब आप लोगों ने छायावादी युग अगर हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं पढ़ा है तो संक्षेप में समझ लीजिए कि हिंदी साहित्य के इतिहास में सन 1918 से लेकर सन 1936 तक का जो समय है इसे हम लोग छायावादी युग कहते हैं। छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभ हुए हैं, जयशंकर प्रसाद जी, सुमित्रानंदन पंत जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी और कवित्री महादेवी वर्मा जी। इसीलिए छायावादी युग को हम प्रसाद पंत निराला युग भी कहते हैं, जबकि महादेवी वर्मा जी भी इस युग की एक प्रमुख स्तंभ रही हैं। और महादेवी वर्मा जी को हम हिंदी साहित्य के जगत में आधुनिक मीरा के नाम से भी जानते हैं। निराला जी को हम लोग मुक्ति मार्गी कवि भी कहते हैं। ये छंद मुक्त कविता के प्रवर्तक रहे हैं। तो क्या होती है ये छंद मुक्त कविता, आइए पहले इसको समझते हैं। तो यह जो कविता हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यह भी एक छंद मुक्त कविता है। छंद मुक्त कविता हम किसे कहते हैं? ऐसी कविता जो छंदों के बंधन से मुक्त होती है, जो किसी छंद विशेष के अनुसार नहीं रची जाती, जिनमें तुकांत नहीं होते, जिनके लय नहीं होते कोई। कहीं जब आप इस कविता को पढ़ेंगे तो देखेंगे, देखिए यहाँ लिखा है चापलूस, इसके 4 पंक्तियों पर आप गौर करें। इसके उदाहरण से ही आप छंद मुक्त कविता का अर्थ समझेंगे। चापलूस कितने सामंत आए मतलब की लकड़ी पकड़े हुए, कितने ब्राह्मण आए पोथियों में जनता को बांधे हुए। अब देखिए जहां लिखा है बांधे हुए, एक बार आप वहां जकड़े हुए करके फिर से पढ़ेंगे तो क्या पाएंगे? चारों पंक्तियों के अंत में आए, पकड़े हुए, आए, जकड़े हुए। तो आपको देखने को मिलेगा कि इस कविता की जो पंक्ति है उसके अंत में तुक मिल रहे हैं, तो यह तुकांत कविता हो जाएगी। परंतु अभी जो कविता जिस रूप में है वह अतुकांत है, अंत में इनका तुक नहीं मिल रहा है। फिर देखेंगे तो कोई पंक्ति बहुत ही छोटी है और कोई पंक्ति बहुत बड़ी है। तो पंक्तियों की जो लंबाई है उसका कोई भी मीटर तय नहीं है, लय तय नहीं है, छंद के नियमों से यह बंधी हुई नहीं है। तो ऐसी कविताओं को हम हिंदी साहित्य में छंद मुक्त कविता कहते हैं और अंग्रेजी में हम ऐसे ही पोइट्री को फ्री वर्स कहते हैं और उर्दू के साहित्य में हम कहते हैं आज़ाद नज्म या नज़्मे आज़ाद। तो बच्चों आशा है कि आपको छंद मुक्त कविता का अर्थ समझ में आया होगा। तो यह जो कविता है यह भी एक प्रकार की छंद मुक्त कविता ही है। इस प्रकार कविताओं को छंदों के बंधन से मुक्त कराने का पथ जो है वह निराला जी ने ही प्रशस्त किया था। इसीलिए हम निराला जी को मुक्ति मार्गी कवि भी कहते हैं। निराला जी ने लिखा भी है, खुल गए छंद के बंद रास के रचत पास, अब गीत मुक्त और युगवानी बहती अयास। निराला जी ने अपने काव्य संग्रह परिमल की भूमिका में भी लिखा है, मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। ठीक इसी प्रकार छायावादी युग के जो दूसरे बड़े कवि हुए हैं सुमित्रानंदन पंत जी, वे भी इसी के पक्षधर थे। उनका भी मानना था कि कविताएं ऐसी हो, रचनाएं ऐसी हो जो कवियों की भावनाओं का वहन करे, न कि छंदों के नियमों का, अलंकारों की परंपराओं का निर्वहन। इसीलिए पंत जी ने भी जो अलंकार की परंपरा चली आ रही थी उसकी अवहेलना करते हुए लिखा है, तुम वहन कर सको जन मन में मेरे विचार, वाणी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार। तो इस तरह बच्चों यह मैं आशा करता हूं कि अब आप लोगों ने छंद मुक्त कविता का अर्थ पूरे अच्छे तरह से समझ लिया होगा। तो आइए बच्चों अब हम लोग निराला जी के जीवन परिचय से अवगत होंगे, उनके जीवन के कुछ महत्वपूर्ण बातों को जानेंगे। निराला जी का जन्म बंगाल के मेदिनीपुर जिले में हुआ था। बंगाल ही उनका जन्मभूमि और कर्मभूमि दोनों रहा है। इनके पिता पंडित राम सहाय तिवारी
बंगाल के महिसादल रियासत में सिपाही की नौकरी करते थे। मूल रूप से ये उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के गढ़कोला नामक गांव के निवासी थे। 3 वर्ष की आयु में इनकी माता का देहांत हो गया और 20 वर्ष की उम्र तक पहुंचते पहुंचते इनके पिता का भी देहांत हो गया था। अल्पायु में ही इनका विवाह मनोहरा देवी नामक एक सुशिक्षित महिला से हुई और ऐसा कहा जाता है कि इनकी पत्नी ने ही इन्हें हिंदी सीखने के लिए प्रेरित किया था और हिंदी में जो कविताओं का इन्होंने सृजन किया है उसके लिए भी इनकी पत्नी ने ही इन्हें उन्मुक्त किया था, प्रेरित किया था। और निराला जी की जो शिक्षा थी वह हाई स्कूल तक हुई और ऐसा कहा जाता है कि गणित में कमजोर होने के कारण 9वीं कक्षा में ही ये असफल हो गए थे, जिसके कारण इनके शिक्षा का क्रम टूट गया। परंतु निराला जी में जो प्रतिभा थी वह उन्हें हिंदी साहित्य जगत का सूर्य बनने से रोक ना सकी। निराला जी का जो जन्म है उसकी तिथि को अगर देखेंगे तो 21 फरवरी 1896 यह आपके पाठ्य पुस्तक में दी गई है। तो जब आप इसकी जानकारी विकिपीडिया में भी अगर देखेंगे तो यह तिथि जो है वह पूरे तरह से विश्वसनीय नहीं है, क्योंकि विकिपीडिया में भी जो जानकारी दी गई है उसके अनुसार संवत 1955 में इनका जन्म हुआ था। और 1955 से, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि संवत जो होता है वह 57 वर्ष बड़ा होता है सन से। तो जब आप 1955 से 57 का वियोग करेंगे, 57 को घटाएंगे तो देखेंगे कि 1898 होता है, 96 नहीं। स्कूल के शिक्षक अगर करेक्शन करवाते हैं तो अच्छी बात है, अन्यथा आप अपने विवेक से काम लेना। जो लिखा हुआ है पाठ्य पुस्तक में वह पूरी तरह से विश्वसनीय नहीं है। तो हम लोगों ने देखा कि निराला जी का जो जीवन है वह बहुत ही कष्टमय रहा है। बचपन में ही माता का देहांत हो जाना, कुछ बड़े होने पर पिता का देहांत हो जाना और 1918 में पहले विश्व युद्ध के बाद जो महामारी फैली थी उसमें इनकी पत्नी का, इनके चाचा का, इनके भाई भाभी, मतलब लगभग इनका आधा परिवार जो है मानो उसी महामारी का शिकार हो गए। इस तरह से हम देखते हैं कि निराला जी का जीवन जो था बहुत ही संघर्षमय रहा, परंतु निराला जी बहुत ही सिद्धांतवादी व्यक्ति थे। उन्होंने अपने जीवन में कभी अपने सिद्धांतों के साथ कोई समझौता नहीं किया। कहा तो यह भी जाता है कि उनका यही जो आचरण था, सिद्धांतवादी होना, संघर्षरत होना, उन्हें विक्षिप्तता तक ले गया था। तो बच्चों, कुछ वर्ष के बाद जब इनकी बेटी सरोज जो लगभग 18-19 वर्ष की थी, उनका भी जब देहांत हो जाता है, निराला जी पर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। वे अपनी बेटी सरोज की स्मृति में सरोज स्मृति नामक शोक गीत का रचना करते हैं। वे लिखते हैं, धन्य मैं पिता निरर्थक था, कुछ भी तेरे हित न कर सका, जाना तो अर्था गमो पाए, पर राह सदा संकुचित काय, लखकर अनर्थ आर्थिक पथ पर, हारता रहा मैं स्वार्थ समर। तो इस तरह से निराला जी ने अपनी असमर्थता को व्यक्त करते हुए अपनी बेटी सरोज की याद में, सरोज की स्मृति में इस शोक गीत की रचना करते हैं। आज उनका यह शोक गीत कालजयी रचना बन गई है। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो निराला जी बहुमुखी प्रतिभा संपन्न व्यक्ति थे। उन्होंने अपने जीवन में काव्य, निबंध, नाटक, उपन्यास, कहानियां, लगभग अनेकों प्रकार की रचनाएं की। राम की शक्ति पूजा और सरोज स्मृति इनकी सबसे उल्लेखनीय रचना है। बेटी सरोज की मृत्यु के पश्चात वे उत्तर प्रदेश लौट आते हैं और लखनऊ में रहने लगते हैं। जब ये बंगाल में रहे तब ये बेलूर मठ से संपादित होने वाली पत्रिका समन्वय का संपादन किया। उसके बाद वे कलकत्ता से संपादित होने वाले मतवाला नामक पत्रिका का भी संपादन किया। अपनी बेटी की मृत्यु के पश्चात ये उत्तर प्रदेश लौट आए, लखनऊ में रहने लगे। लखनऊ में गंगा पुस्तक माला नामक कार्यालय में इनकी नियुक्ति हुई, जहां से वे मासिक पत्रिका सुधा के संपादन से जुड़ गए। कुछ समय वहां बिताने के बाद इन्होंने इलाहाबाद में रहकर स्वतंत्र लेखन और अनुवाद का कार्य करने लगे और 15 अक्टूबर 1961 ईस्वी में
इलाहाबाद में इनकी मृत्यु हुई। भारत सरकार ने निराला जी के सम्मान में 1976 में डाक टिकट भी जारी किया था। तो बच्चों, हम लोगों ने निराला जी के जीवन परिचय को जाना, साहित्य में उनके योगदान को जाना। अब हम लोग उनकी कविता राजे ने अपनी रखवाली की उसको पढ़ेंगे और उसके अर्थ को जानेंगे, उसकी प्रासंगिकता को समझेंगे, कविता के विशेष पर भी बात करेंगे। राजे ने अपनी रखवाली की, किला बनाकर रहा, बड़ी बड़ी फौजें रखी। यह कविता, इसका जो शीर्षक है राजे ने अपनी रखवाली की, वह आज भी उतना ही लोकतंत्र के युग में, प्रजातंत्र के युग में उतनी ही प्रासंगिक है जितना कि यह राजतंत्र में प्रासंगिक थी। यहां राजा का अर्थ है शासक। निराला जी कहते हैं राजे ने अपनी रखवाली की, अर्थात यह जो शीर्षक है वह यह बताता है कि राजा जो कुछ, शासक जो कुछ भी प्रजा के नाम पर, प्रजा के सुख सुविधा के नाम पर, प्रजा के सुरक्षा के नाम पर, प्रजा के हित के नाम पर जो कुछ करता है वह सब कुछ वास्तव में अपने स्वार्थ के लिए करता है। जनता की सुरक्षा के नाम पर राजा बड़े बड़े किला बनवाता है, ढेरों फौज रखता है, राज्य के सुरक्षा के नाम पर, जनता की सुरक्षा के नाम पर, परंतु यह सब वह असल में अपने स्वार्थ को साधने के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, अपने हित में ही करता है। चापलूस कितने सामंत आए, मतलब कि लकड़ी पकड़े हुए। अब देखिए, जो सामंत होते हैं, जो दरबारी होते हैं, दरबारी सभी राजा के चापलूसी में लगे रहते हैं। अपने स्वार्थ को साधने के लिए, राजा से अपने तमाम प्रकार की सुविधाओं को पाने के लिए वे राजा की चापलूसी करते हैं। और मतलब की लकड़ी पकड़े हुए का अर्थ है कि अपने स्वार्थ को केंद्र में रखकर उनका जो उद्देश्य होता है वह अपने स्वार्थ को साधना होता है। कितने ब्राह्मण आए पोथियों में जनता को बांधे हुए। यहाँ ब्राह्मण का अर्थ है समाज का वह ऊंचा वर्ग जिनका यह दायित्व था, जिनकी यह जिम्मेदारी थी कि वह राजा को भी सही मार्ग दिखाएं, राजा का भी मार्गदर्शन करें, राजा को भी अनुचित कार्य करने से रोके और प्रजा को भी दिशा दिखाएं। परंतु उन ब्राह्मणों ने क्या किया? जनता को उनके दीनहीन होने के पीछे राजा के भ्रष्टाचार, राजा का कुशासन को कारण न बताकर, उसके प्रति जनता को सजग न करके, सचेत न करके ब्राह्मणों ने क्या किया? पिछले जन्म के पाप पुण्य या ग्रह नक्षत्र के दोष या कुंडली का दोष, यह सब बताकर जनता को गुमराह किया, उनका शोषण किया और उसका कर्मकांड के जरिए उनके दुखों का उपचार बताकर उनका शोषण किया, उन भोली भाली जनता को गुमराह किया। इसीलिए निराला जी लिख रहे हैं कि पोथियों में जनता को बांधे हुए। जनता भोली भाली वह ब्राह्मणों के मोटे मोटे बड़े बड़े पोथियों को देखकर भ्रमित हो गई, उन पर विश्वास किया, परंतु उन ब्राह्मणों ने जनता के भोलेपन का फायदा उठाया और राजा के कुशासन को दोष न देकर, राज्य में फैले भ्रष्टाचार को दोष न देकर, जनता के दीनहीन होने का कारण उनके ग्रह नक्षत्र का दोष या पिछले जन्म का पाप, यह सब बताकर और उनको अपने पोथियों में बांधे रखा। कवियों ने उसकी बहादुरी के गीत गाए, लेखकों ने लेख लिखे, ऐतिहासिकों ने इतिहास के पन्ने भरे, नाट्य कलाकारों ने कितने नाटक रचे, रंगमंच पर खेले। अब देखिए, निराला जी लगभग सभी जो ऐसे वर्ग हैं जिनका काम समाज को दिशा दिखाना होता है, समाज का मार्गदर्शन करना होता है, ऐसे तमाम वर्गों को लपेटे में लिया है। निराला जी ने किसी को भी छोड़ा नहीं है। ब्राह्मण के साथ साथ जो लेखक हैं, जो साहित्यकार हैं, वे भी कहते हैं कि साहित्य जो होता है वो समाज का दर्पण होता है। परंतु लेखकों ने क्या किया? लेखकों ने चंद लाभ कमाने के लिए, स्वार्थ को साधने के लिए राजा के चापलूसी में लेख लिखे, राजा की झूठी प्रशंसा की। ऐतिहासिकों ने भी इतिहास के पन्ने राजा के झूठी प्रशंसाओं से भरा। हम देखते हैं ऐसे इतिहास में कई प्रमाण हमें देखने को मिलता है। जैसे जो दरबारी इतिहासकार हुए, जो दरबारी कवि हुए, दरबारी लेखक हुए, उन्होंने क्या किया? राजा की चापलूसी में कहानियां लिखी, इतिहास लिखे, कविताएं लिखी, जिससे कि राजा प्रसन्न हो और उन्हें इनाम दे।
नाट्य कलाकारों ने नाटक रचे, रंगमंच पर खेले। देखिए, नाट्य कलाकारों ने जिन नाटकों की रचना की उनका रंगमंचीकरण भी हुआ, उन्हें रंगमंच पर दिखाया गया, जिसका सीधा प्रभाव जनता के दिलों पर होता है। जनता पर जादू चला राजे के समाज का। जनता राजा के नाटकों को देखकर, झूठे इतिहासों को पढ़कर, राजाओं की झूठी प्रशंसाओं को पढ़कर, उन कहानियों से, उन कविताओं से, उस झूठे इतिहास से प्रभावित हुई जनता। और लोक नारियों के लिए रानियां आदर्श हुई। लोक नारियों के लिए, जो समाज में जो आम नारियां हैं, उनका आदर्श जिन्हें होना चाहिए वे ना होकर रानियां उनकी आदर्श हो गई। क्योंकि झूठे नाटक, झूठे इतिहास और झूठे कविताओं का जो प्रभाव उन पर पड़ा, झूठे साहित्यों का जो प्रभाव उन पर पड़ा, झूठे नाटकों का जो प्रभाव पड़ा, उसके कारण ही वे दिग्भ्रमित हुई और लोक नारियों के लिए रानी ही आदर्श हो गई। धर्म का बढ़ावा रहा धोखे से भरा हुआ, लोहा बजा धर्म पर, सभ्यता के नाम पर खून की नदी बही। धर्म का बढ़ावा रहा धोखे से भरा हुआ। देखिए, धर्म जिसे हम धर्म समझते हैं वह वास्तव में धोखे से भरा हुआ है। आज भी हम देखते हैं कि धर्म के नाम पर बड़े बड़े मठ जो बनाए जाते हैं, उनके मठाधीश बाबा कभी हत्या तो कभी बलात्कार जैसे गंभीर आरोपों में पकड़े जाते हैं। ज़्यादातर जो मठ होते हैं वह भी सरकारी ज़मीनों को कब्जा करके बनाया जाता है, और भोली भाली जनता आज भी उस धोखे से भरे हुए धर्म का शिकार हो रही है। आंख कान मूंद कर जनता ने डुबकियां ली, आंख खुली राजे ने अपनी रखवाली की। अब देखिए, जो अंध समर्थक होते हैं या जो भोली भाली जनता होती है, कुछ तो भोली भाली होती है और कुछ अंध समर्थक होते हैं, तो ये आंख मूंद कर जो कुछ कहा जाता है, जो उनको समझाया जाता है, उस पर विश्वास कर लेते हैं। और इसी तरह से निराला जी कह रहे हैं कि आंख कान मूंद कर जनता ने डुबकियां ली, अर्थात जिस झूठे धर्म, जिस झूठे सभ्यता और झूठी संस्कृति के गड्ढे में जनता को धकेला गया, वे आंख कान मूंद कर, अर्थात बिना सोचे समझे उस गड्ढे में डूब गए। यह कविता आज के युग में भी बेहद प्रासंगिक है। आज भी हम देख पाते हैं, अगर आप हाल फिलहाल के एक उदाहरण को देखेंगे तो किस तरह से राजा, शासक जो होता है, अपने स्वार्थ को साधने के लिए, अपने लाभ के लिए, अपने हित के लिए, अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए किस तरह से भोली भाली जनता को भ्रमित करता है। धर्म के आड़ में वह अपने स्वार्थ की सिद्धि करता है। हाल फिलहाल में आप लोगों ने देखा होगा एक घटना कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, वे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के घर में, सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, उनके घर में गणेश पूजा के उत्सव में सम्मिलित होते हैं। और समाज में जब इसका विरोध होता है तो प्रधानमंत्री जी किस तरह से अपने स्वार्थ को साधने के लिए धर्म का सहारा लेते हैं। अब बच्चों, जो लोग आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, जो लोग ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट हैं, जो पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, उन्हें यह बात पता होगा, और नहीं भी पता हो तो पता होना चाहिए। पहले के ज़माने में जब राजतंत्र हुआ करता था तो राजा के हाथ में पूरी शक्ति होती थी। जो लोग पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट नहीं है उनको भी ध्यान से समझना चाहिए। और लोकतंत्र के नागरिक होने के नाते हमें यह बेहद ज़रूरी है कि हम राजनीति शास्त्र का ज्ञान हमें जरूर हो, जो बेसिक नॉलेज होता है। राजतंत्र में बच्चों, राजा के हाथ में पूरी शक्ति होती थी। कानून बनाने की शक्ति, कानून का पालन करवाने की शक्ति, और कानून का पालन हुआ या ना हुआ यह तय करना और दंड देना, न्याय करना, यह शक्ति भी राजा के हाथ में होती थी। परंतु बच्चों, फ्रांस में एक दार्शनिक हुए जिनका नाम था मॉन्टेस्क्यू, और उन्होंने एक पुस्तक लिखी, द स्पिरिट ऑफ लॉज। और उस पुस्तक में उन्होंने शक्ति के विभाजन, शक्ति के पृथकीकरण का सिद्धांत दिया, जिसे हम अंग्रेजी में सेपरेशन ऑफ पावर्स कहते हैं। पावर को, शक्ति को किस तरह से बांट देने की उन्होंने सिद्धांत दी कि एक ही आदमी के हाथ में सभी प्रकार की शक्तियां नहीं होंगी। और इस तरह से उन्होंने शक्ति को 3 हिस्सों में बांटा। पहला हिस्सा कहलाता है व्यवस्थापिका, लेजिस्लेटिव। लेजिस्लेटिव का अर्थ हुआ
जो कानून बनाने की शक्ति रखता है, जिसके पास कानून को बनाने की शक्ति है, जैसे कि संसद या विधानसभा। और दूसरा दूसरा जो हिस्सा है वह कहलाता है कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव, उसके पास कानून को पालन करवाने की शक्ति है। और तीसरा है न्यायपालिका, जुडिशरी, उसके पास न्याय करने की शक्ति है। अब आप एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए जिनके पास कानून बनाने की शक्ति है, उन्होंने हमारे देश में एक कानून बना दिया कि लाल बत्ती जलने से गाड़ी को रोक देना है। अब मान लीजिए जिन्होंने कानून बनाया, उनका गाड़ी ही अगर लाल बत्ती जलने पर न रुके तो क्या होगा? बहुत साधारण सा बात है, उन्हें भी पकड़ लिया जाएगा। तो जिनके पास कानून बनाने की शक्ति थी, वो केवल और केवल कानून बना सकते थे, परंतु पालन करने की शक्ति किसी और के हाथ में थी। उन्होंने उसे पकड़ लिया और पकड़कर वे न्याय नहीं कर सकते थे, उनको कोर्ट में पेश करना पड़ा, न्यायालय जाना पड़ा। न्यायालय में तय किया कि सच में उन्होंने कोई गलती की है या नहीं की है, अगर की है तो किस हालात में की है और उन्हें क्या दंड मिलना चाहिए। इस प्रकार से शक्ति का पृथकीकरण हुआ और आज यह शक्ति के पृथकीकरण का जो सिद्धांत है, यह हमारे संविधान की आत्मा बन गई है। इसीलिए बच्चों, जो जो प्रधानमंत्री जी हैं, उन्हें इस संवैधानिक मूल्यों का पालन करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से व्यक्तिगत रूप से नहीं मिलना चाहिए था। तो बच्चों, शासक ने क्या किया? इसे धर्म का रूप दिया। उन्होंने स्वयं यह बताया लोगों को कि चूंकि वे गणेश पूजा में सम्मिलित हुए थे, इसी कारण उनका विरोध हुआ। परंतु बच्चों, ऐसा नहीं है। और साथ में यह भी तर्क दिए गए उनके चापलूसों के द्वारा, जो उनके इर्द गिर्द घूमने वाले लोग हों, कि फलाने प्रधानमंत्री तो इफ्तार पार्टी में गए थे और यह जो प्रधानमंत्री है, ये गणेश पूजा में हिस्सा लिए हैं। परंतु बच्चों, यह वास्तव में धर्म का मामला नहीं है, यह मामला संवैधानिक मूल्यों की है और नैतिक मूल्यों की है। तो इसीलिए वास्तव में जो शक्ति का पृथकीकरण हुआ है, जो आज हमारे संविधान की आत्मा है, जो सिद्धांत, उसका कहीं ना कहीं हनन हुआ। सामूहिक स्थान पर, सामूहिक कार्यक्रम में जो शक्ति के 3 अलग अलग अंग हैं, सरकार के जो 3 अलग अलग अंग हैं, वे आपस में सामूहिक कार्यक्रम में तो मिल सकते हैं, परंतु व्यक्तिगत रूप से सरकार के 3 अलग अलग अंगों का एक दूसरे के घर में जाकर व्यक्तिगत रूप से एक दूसरे से मिलना, यह संवैधानिक मूल्यों का भी हनन है और नैतिक मूल्यों का भी हनन है। तो बच्चों, इस तरह से हम देखते हैं कि निराला जी ने जो कविता लिखी है, वह आज प्रजातांत्रिक युग में भी उतनी ही प्रासंगिक है जितना कि यह राजतंत्र में प्रासंगिक थी। आंख खुली जब वे जागृत हुए, जब कुछ जनता जब जागृत हो जाती है, सब तो नहीं, सब जनता में जो कुछ लोग हैं जब जागृत हो जाते हैं, जब सोचने समझने लग जाते हैं, जब समझ लेते हैं वास्तविकता को, तो वे क्या पाते हैं? वे पाते हैं कि राजे ने अपनी रखवाली की, अर्थात राजा ने जो कुछ जनता का हित बताकर, जनता की भलाई बताकर, जनता के भलाई के लिए जो कुछ वे कर रहे थे, वह सब कुछ अपना ही स्वार्थ साधने के लिए कर रहे थे। तो यही राजतंत्र की भी वास्तविकता थी और यही आज प्रजातंत्र में भी यही सत्य है। तो बच्चों, अगर आपको इस कविता में कोई बात न समझ में आई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आप कमेंट करके यह जरूर बताएं कि यह कविता आपको कैसी लगी। अब रही बात इस कविता की विशेष की, तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी भाषा पर। इसकी जो भाषा है वह खड़ी बोली है और अत्यंत ही सहज और सरल भाषा है। इसकी जो शैली है वह व्यंग्यात्मक है, यही इसके विशेष है।